नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मेरा नाम है नीरज। वीकली चार्ट का शो, उसके जरिए हम समझते हैं कि मार्केट का की तस्वीर किस तरह बन रही है और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। याद करिए पिछले हफ्ते जब हम सर्वेंद्र के साथ ये शो कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जो H1B का बम फोड़ा है उसकी वजह से थोड़ा सेंटिमेंट गड़बड़ हुआ है और बेयर्स का पलड़ा अभी भी भारी है। और आप पूरे बीते हफ्ते में देखिए कि 2 सेक्टर खासतौर पे आईटी की पूरे हफ्ते में पिटाई होती रही और शुक्रवार को तो खैर जो फार्मा का बम गया, उसकी वजह से फार्मा शेयरों की तगड़ी धुलाई हुई और फिर ओवरऑल मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली हुई। इनफैक्ट बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट में बहुत जम के बिकवाली हुई है। 5-5 हजार करोड़ की सेलिंग थर्सडे और फ्राइडे को एफआईआईज ने की है। तो जो चार्ट का अनुमान था वो एकदम सटीक बैठा सर्वेन का। अब बिल्कुल हम लोग उस लाइन के करीब पहुंचे थे जहां पे बुल्स चार्ज ले सकते थे, लेकिन तब भी लग रहा था कि बेयर्स का ही पल्ला भारी है। और शुक्रवार आते आते ये बात कंफर्म हो गई कि अभी भी बेयर्स के कब्जे में मार्केट है। अब किस तरह का चार्ट बन रहा है और यहाँ से अगले हफ्ते की तस्वीर क्या रोहन, बनेगी, सब चाय दे कुछ दो। किया जाएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, सबसे जरूरी काम है आपका, क्योंकि ये शो आपके लिए एकदम एक जिसको कहते हैं कि टॉर्च बियर की तरह काम करेगा। सरवेन के पास चलते हैं। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए इस शो को हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, थॉट वही रहा है कि गए हफ्ते में कोशिश हम ये पॉडकास्ट से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा औरों से अलग, मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फुरू लोग जो हैं उनसे अलग एक सिलसिलेवार तरीके से और स्पष्ट रूप से कैसे चार्ट्स को एक फ्लो में देखना चाहिए, वीक आफ्टर वीक इन सीक्वेंस। जब तक आपका जिक्सॉ पजल, देखिए चार्ट क्या है, चार्ट्स एक जिक्सॉ पजल है और उनको आपको जिक्सॉ पजल्स के वो जो छोटे छोटे पीसेस उनको फिट करके कोशिश करनी है कि आप एक पिक्चर बना पाएं। तो भगवान की दया से और अपनी मेहनत की दया से ये है कि लास्ट 4-5 हफ्ते से जो जिक्सॉ पजल फिट की है वो चल रही है। तो जब तक चौके छक्के आप T20 में मार रहे हैं तब तक मारिए, क्योंकि जब कभी एक आध बार तो गलत जाएंगे तो जाएंगे। जब तक चल रहा है तब तक सीक्वेंस में सिलसिलेवार स्पष्ट रूप से चल रहा है। जिक्सॉ पजल वैसे ही फिट हुआ है जैसे हमने फिट किया था। जैसे आपने राइटली बोला कि भाई गए हफ्ते में बोला था कि मंडे ट्यूसडे विल बी द डिसाइडर। बुल्स हैव अ स्लाइट वीक हैंड, मतलब बेयर्स हैड अ स्लाइट अपर हैंड, बट बुल्स फाइट बैक कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे उनके पास टाइम था लेकिन नहीं कर पाए। मतलब नोइंगली अनोइंगली वो फाइट बेयर्स के पलड़े में ही रही और बुल्स उसमें उसमें ब्रेकआउट नहीं ला पाए। अभी आप नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, उसमें हल्का सा कोशिश हुई थी लेकिन वो फेल हो गई। तो ये हो गया कि बेयर्स ने डिसाइसिव कंट्रोल। अब निफ्टी में आप देखिए कि वो जो हमने एक पर्पल रेंज का पहले ब्रेकआउट हुआ था, उस पर्पल रेंज से जाके हम अपर एंड जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने एक लड़ाई लड़ी, उसके स्लाइटली लोअर एंड से निफ्टी फेल हो गया। तो वहां वो लड़ाई बुल्स हार गए और बेयर्स ने अपना जो ग्रिप है और जो दबदबा है वो बनाए रखा। और अब अगेन जो हम लास्ट हफ्ते तक 55 45 60 40 इन फेवर ऑफ बेयर्स बोल रहे थे निफ्टी के इन सेटअप्स में, मुझे लगता है कि अब कहीं बेयर्स का पलड़ा वापस 70-30 भारी हो गया है और डिसाइसिवली वो लोग पुशबैक, जिसको एक बोलते हैं पुशबैक, जो है ना, बहुत जोर से उन्होंने बुल्स को किया है। बुल्स को पीछे धक्का मार के एकदम पीछे कर दिया और बेयर्स अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं इस हफ्ते में। सर्वेन, आपको याद दिलाऊं, दर्शकों को तो याद हो गई, आपने कहा था कि 2 हफ्ते आप छुट्टी नहीं लोगे जी और जी दूसरा हफ्ता खत्म होते होते कांड हो गया। जी जी दूसरी बात कि ये बात, जो कि मैं बहुत चार्ट का जानकार नहीं हूं इसलिए आपकी मदद लेता हूं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गई आपके साथ शो करते हुए कि जो चीज आप सीक्वेंस में समझते हैं ना मार्केट की, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो चार्ट रीडिंग हो या कोई ट्रेंड हो, वही आपको ज्यादा कारगर साबित होती, काम की होती है। एक दिन देखा जी फिर 6 बिल्कुल दिन बाद देखा तो मजा नहीं है। हम लोग लगातार उस कंसिस्टेंसी से, उस कंटिन्यूटी को बनाए हुए हैं। और वो बिल्कुल 2 हफ्ते कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वेन जी छुट्टी नहीं लेंगे। और देखिए दूसरे हफ्ते में आधे, मतलब बुधवार से ही कार्यक्रम चालू हो गया था। तो अब ये जो शुक्रवार को जहां ताबड़तोड़ गिरावट आई है, तो सर्वेन जी अब जी। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जो कॉमन लैंग्वेज में लोग पूछते हैं, है कहीं रेजिस्टेंस की नहीं है? देखिए ऊपर के दायरे तो नहीं, सॉरी, ऊपर के दायरे तो रुको फिक्स। रुको, जी मैंने गलत
सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस का सपोर्ट बताइए। नहीं, मैं दोनों को ही बोलने वाला था, मैं समझ गया था आपका क्यों। तो ये होता है सर, देखिए हाँ, हम लाइव शोज करते हैं, हम लाइव वाले लोग हैं, स्क्रिप्टेड तो हमारा शो होता नहीं है। तो छोटी हाँ, मोटी होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी स्लिप होते रहते हैं। तो थॉट ये है देखिए हाँ, कि ऊपर के दायरे तो भी एकदम आई थिंक सॉर्टेड हो गया एकदम, काइंड ऑफ जो आप बोलते हैं ना, एक ऊपर की सीलिंग लग गई है। वो 25 300 हाँ, 25 400 वो जोन अब लगता है कि एकदम उधर निफ्टी ने अपनी सीलिंग एकदम बना ली है। थॉट ये था कि भाई इसके पहले जो हमने सोचा था कि 25 150 300 की जो रेंज थी उसके डिसाइसिवली नीचे आ गया, 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क तोड़ दिया। तो अब देखिए एक चीज तो क्लियर है, 25,000 का एक सैकड़ा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चौथाई भी है, 2500 का एक चौथाई भी है, 1/4 भी है, 25% भी है, लाख का भी 25% है। और राउंड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है और प्राइसेस भी उसी तरह से मूव करते हैं। तो साइकोलॉजिकल मार्क टूट गया है, तो आई थिंक दैट्स ये एक बिग डेंट है। इस बार ये हफ्ते का डेंट सबसे बड़ा ये है कि आपने 25,000 को छोड़ दिया और काफी दूर छोड़ दिया और डिसाइसिवली छोड़ दिया। और आज एक बेरिश गैप भी था बाजार में, और 2 दिन से जो मोमेंटम बाजार ने जोर से पकड़ा है विद वॉल्यूम नीचे, ये अपने आप में थोड़ा सा वीकनेस बहुत क्लियरली अब दर्शा रहा है। अब तो मैं क्या बोलता हूँ ना, जिसको बिल्कुल नहीं दिख रहा था इसके पहले, उसकी भी जो है एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसकी भी विंडस्क्रीन और रियर व्यू मिरर जो भी आप बोलिए वो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ दिख रहा है हाइंडसाइड में रियर व्यू मिरर में कि भाई ये तो छूट गया बुल्स के हाथ से गेम। तो 25 300 तो एकदम 25 100 25 300 एकदम डिसाइसिव हो गया। 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क एक इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। और नीचे में तो बात वही आ गई कि दायरे जो लंबी अवधि के दायरे हैं, जो 200 दिन का मार्कर है वो 24 300 के आसपास है, वो गेन कर रहा था, तो थोड़ा एक 60 70 पॉइंट गेन कर चुका है इस हफ्ते। तो 24 370 तो 24 380 आप पकड़ लें, वो दायरे इंपॉर्टेंट हो गए। तो आई थिंक वो टूटने के बाद जो मैं हमेशा बोलता हूं कि वहां से लॉन्ग ओनली की भी सेलिंग आती है। 200 दिन का एवरेज टूटने के बाद, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लॉन्ग ओनली वाले की भी सेलिंग आती है या बाइंग भी आती है। जब आप नीचे से ऊपर क्रॉस करते हैं तो उसकी बाइंग भी आती है लॉन्ग ओनली वाले की। तो आई थिंक वो दायरा बड़ा 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 क्रूशियल है। अभी तो जो एफआईएस बेच रहे हैं वो तो ठीक है, बेच रहे हैं। पैसिव फंड्स भी अगर बेचना शुरू कर दिए, लॉन्ग ओनली ईटीएफ्स और बाकी सब लोग, जो कि 200 दिन के नीचे वो रिस्क बढ़ जाएगा। तो आई थिंक ये जो आप 4-5 हजार करोड़ की सेलिंग देख रहे हैं ना, ये कहीं 7-8 हजार 10,000 करोड़ की भी होने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो वो एक चिंता का विषय मेरे लिए बना हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई निफ्टी की स्थिति ये है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये है निफ्टी 500 का, जो सर्वे के मुताबिक ज्यादा बड़ी पिक्चर दिखाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा है तो ब्रॉडर मार्केट आता है। इसमें क्या हालचाल? इसने तो एक कोशिश की थी ऊपर तोड़ने की, लेकिन घूम गया। जी, यहां देखिए ये एकदम क्लियर कट बाजार की पिक्चर को दिखा रहा है कि बुल्स का मोमेंट था भी और रह गए। मतलब लॉटरी लगते लगते कहीं वो लॉटरी नहीं लगी, वैसी वाला ये सेटअप है। वो देखिए एक हल्का सा मैंने वहां पे एक ग्रेइश सर्कल मार्क किया हुआ है। तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर गए 2 दिन, बड़ा वीक क्लोज था, लगा मंडे ट्यूसडे में कहीं मोमेंटम पकड़ पाए तो पकड़े, लेकिन नहीं पकड़ पाए। और नहीं पकड़ पाए तो फिर देखिए कैसा धड़ाम करके गिर गए। तो थॉट वही है कि भाई आपका जो बुल्स ने यहाँ पे भी अपना जो बुल्स ने अपना जो गिव अप कर दिया यहाँ पे, जो उनके पास एक इंसेंटिव, जो इनके पास एक मौका था, वो हाथ से मौका गवा दिया। तो वो यहाँ पे भी क्लियर कट दिख रहा है। और पास 2 दिन की कैंडल आप देखिए, दोनों कैंडल में मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है, साइज भी है, और हल्का सा बेरिश गैप भी है। थर्सडे और फ्राइडे के बीच में एक बेरिश गैप है। तो ये गैप अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई ये जो 23,000 के आसपास के लेवल्स जो रहेंगे वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई अब आप उनके ऊपर जब तक बंद नहीं होते। यहाँ पे 23,000, निफ्टी में 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क था, यहाँ पे 23,000 का साइकोलॉजिकल मार्क है। जब तक आप इसके ऊपर रिगेन नहीं करते तब तक शॉर्ट टर्म में भी कोई तेजी सोचने का मेरे हिसाब से औचित्य नहीं रहेगा। और नीचे के दायरे यहाँ पे भी मुझे लगता है कहीं आपको सोचने पड़ेंगे। इनके लंबे अवधि के मार्कर्स 22,500 के आसपास हैं। तो आई थिंक वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22,500 22,400 निफ्टी 500 के लिए। इसके नीचे मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको एक वीकनेस और गहराती हुई दिखेगी। तो वहां है 25,000 का साइकोलॉजिकल मार्क, यहाँ है 23,000 का साइकोलॉजिकल मार्क। और दोनों ही चार्ट ये साफ दिखा रहे हैं कि ऊपर की जो पीली वाली लाइन आ रही है ना, ऑरेंज कलर की, वो तो जी क्लियर दिखा रही है कि आप लोअर टॉप की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक बिग पिक्चर मार्केट के, एक थोड़ा सा और स्क्यूड पिक्चर, दोनों में ही साफ दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन दो सेक्टर ऐसे थे सर्वेंद्र, जी जिनमें एक तो ये देखिए, पहले आपके सामने फार्मा का चार्ट पेशे खिदमत है। जी मतलब
शुक्रवार को फार्मा वाले स्टॉक्स के साथ ट्रंप ने ऐसा किया है ना कि भगवान को कभी माफ नहीं करेगा। रात में उन्होंने वो कह दिया कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। एक मजेदार बात बताएं आपको, जी जब आईटी में ये आया था कि H1B वाला, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ तो बहुत कम H1B हम यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो हमेशा किसी भी चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, अच्छी आदत है, लेकिन वो बाजार ने माना नहीं, उसको स्टॉक की धुलाई होती रही, पूरे हफ्ते आईटी पिटा है। फार्मा में भी यही बात था कि नहीं साहब, जी जेनरिक में थोड़ी लगाया, ब्रांडेड और पेटेंटेड में लगाया है, हमारे यहाँ तो जेनरिक का ज्यादा मार्केट है। लेकिन अगर ट्रम्प का वो ट्वीट आप गौर से पढ़िए, जी उसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि जेनरिक्स आर एग्जेम्प्टेड। अब ये आप कहोगे कि नहीं लिखा, इसका मतलब ये कि ट्रम्प बहुत होशियार आदमी है, उसने वो गुंजाइश छोड़ रखी सस्पेंस वाली कि मैंने कब कहा था कि मैं नहीं लगाऊंगा जेनरिक्स में। अगर इतना ही बात होती कि भाई जेनरिक बचा हुआ है तो इंडियन मार्केट में, तो ये धुलाई थोड़ी होती फ्राइडे को। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रम्प ना बहुत ही सस्पिशियस और अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। कल सुबह उठ के वो कहते हम तो जेनरिक में भी लगाएंगे 10%, तब आप क्या कर लोगे? तो इसलिए फार्मा स्टॉक्स ने इस बात को समझा और पिटाई हो गई। अब बताओ फार्मा में क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पॉलिटिशियंस तो ऐसे हैं कि कोई ना कोई दरवाजा हमेशा खुला छोड़ते हैं। उनके लिए कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है। और जब भी कुछ करते हैं तो देखिए अपने लिए एक एग्जिट डोर या कुछ ना कुछ अपने लिए हमेशा खुला छोड़ते हैं। तो आई एग्री कि क्लियरिटी नहीं है कि जेनरिक पे आएगा नहीं आएगा और कितना आएगा। बट आई थिंक जब सेक्टर बोल दिया है तो पूरे सेक्टर पे फ्लेवर वो आपको देखने मिलेगा ही। और जब हम गए हफ्ते और या उसके पहले हमने एक बार जब निफ्टी फार्मा कवर किया था तो हमने यही बोला था कि भाई आईटी और फार्मा ये काफी दोनों वीक सेक्टर्स हैं। कारण यही है कि जब बाजार ऑल टाइम हाइस के आसपास पहुंचा हुआ है तो ये कहीं ऑलरेडी अपने पिछले हाई से 10% 15% कहीं नीचे ट्रेड हो रहे थे। और उन दायरे और पुलबैक्स बहुत स्ट्रांग नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पे भी यही हुआ। अगर आप पिछली गिरावट देखेंगे, जो हमारी यहाँ पिछली गिरावट थी, जो सितंबर जुलाई अगस्त और सितंबर में जो गिरावट हुई, अगस्त के लास्ट हाफ में जो गिरावट हुई, सितंबर में फर्स्ट वीक के आसपास कहीं वो जो बॉटम बना, उसके बाद का जो पुलबैक रहा सितंबर का, बड़ा वीक, बड़ा लेबोरियस, बहुत स्लो वो पुलबैक रहा 15-18 दिन का। लेकिन वो पिछले हाई को नहीं निकाल पाया। और आप देखिए एक लोअर हाई बना के, इस पुलबैक में एक लोअर हाई बना के बाजार अब गिरना और फिसलना शुरू हो गया है। और यहाँ तो आप देखिए, क्योंकि न्यूज भी साथ में खराब आई, तो वो जो बेरिश गैप है वो काफी प्रोफाउंड है। मतलब वो 22,000 से खुल के तकरीबन तकरीबन आई थिंक 21,600 300-400 पॉइंट का एक वो तकरीबन वहां पे एक बेरिश गैप आ गया है यहाँ पे। तो आई थिंक इन केसेस में भी अब ये जो आज के जो बेरिश गैप सारे इंडाइसेस में आ गए हैं, ये मुझे लगता है क्रूशियल मार्कर्स हो जाएंगे। और इन्होंने जो जगह खोली है, और ये जो आप देखिए पीछे की सपोर्ट लाइन ऑरेंज लाइन भी एक टूट गई है पैटर्न में से, एक जो आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन है, उसमें नीचे की तरफ कहीं ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वीकनेस है। और अभी तक जो सारे इंडाइसेस डिस्कस किए हैं उसमें आई थिंक यहाँ डेफिनेटली वीकनेस जो है, अभी अभी तक की जो हमने चार्ट्स देखी उसमें सबसे ज्यादा वीकनेस यहाँ लग रही है। और लग तो रहा है कि नीचे के दायरे अब जिस तरह से टूटा है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल दायरा आपका नीचे का 20,000 का खुलता हुआ मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग सोचेंगे कि हाँ भाई इसमें खैरियत कहाँ तक है, तो मे बी पिछला स्विंग लो टूटने तक थोड़ा सा 200-300 पॉइंट और बाकी है। बट आई थिंक 21,300 21,200 के नीचे यहाँ पे मोमेंटम गहरा जाएगा नीचे का। और ये इंडेक्स भी अपनी 20,000 20,500 की जर्नी कहीं यहाँ से नीचे करेगा। तो यहाँ से और 1700-1800 पॉइंट के करीब, 1500 पॉइंट के करीब और गिरावट इसमें बाकी मुझे लगती है। मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ, फिर आगे के लेवल्स बाद में देखेंगे। बट फिलहाल एक हफ्ते के एंगल से अगर देखूं तो 1,000-1,500 पॉइंट गिरावट अगले हफ्ते यहाँ पे और आ सकती है। और यहाँ 200 दिन का एवरेज गैप से टूट गया है। तो आज हमने यहाँ पे 200 दिन का एवरेज तोड़ दिया है। तो ये पहला इंडेक्स है जो 200 दिन का एवरेज अपना तोड़ के अब खड़ा हो गया है। आईटी में भी था पहले, आईटी था नीचे, अब ये भी उसके नीचे 200 दिन के एवरेज के नीचे। वो 200 डीएमए बोलते हैं जिसको, वो जी जी। अच्छा, वो जो एक मतलब जो येलो वाली लाइन है, ऑरेंज लाइन है, उसके नीचे जो हल्की सी लटकी हुई, ये गैप डाउन की वजह से हुआ ऐसा ना? जी, ये जो गैप आ गया है आज सब जगह, जो थोड़ा थोड़ा गैप आया है, सबसे प्रोफाउंड गैप फार्मा में ही है, क्योंकि सबसे खराब न्यूज देखिए उसी सेक्टर की थी। तो ये एक समझी हुई बात है कि भाई सबसे ज्यादा डैमेज आज इसी स्पेस में हुआ है। ओके, तो इसका चार्ट सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन आईटी के चार्ट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं भाई, आईटी में क्या हुआ है। ये देखिए आईटी का चार्ट क्या कह रहा है भाई, आईटी में क्या स्थिति बन रही है।
देखिए आईटी में तो हम क्लियर हैं पहले से ही। फार्मा ने तो अभी वो कंजेशन जोन तोड़ा है और वीकनेस वाली कैटेगरी में चला गया, 200 दिन तोड़ के खड़ा है। अब आज उसका डे 1 था। आप निफ्टी आईटी देखेंगे तो अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर पुल बैक में जा ही नहीं पाया। और आप देखिए कि कहाँ हम ऊपर में, हमने कहीं 46,000 समथिंग के आसपास वो जो हाइज मारे थे, और आज हम 33,000 पे हैं, जब निफ्टी तकरीबन अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करके आया हुआ है। ये ऑलरेडी आई थिंक 25% नीचे चल रहा है, 20-25% उन हाइज से, अपने हाइज से नीचे चल रहा है। तो और आज इसने वो स्विंग लो तोड़ दिया, जो हमने भी निफ्टी फार्मा के लिए बोला कि वो स्विंग लो पीछे वीकली टूटना बाकी है, ये अपना वो स्विंग लो तोड़ के अब उसने नीचे की ट्रेजेक्टरी चालू कर ली है। तो जब भी ये ऊपर जाता था ऑरेंज लाइन के पास, हम यही बोलते थे कि भाई रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है यहाँ पे इसको बेचने के लिए, इस इंडेक्स को। और नीचे में मुझे लगता है 31,000 के लेवल्स, 31,000, 31,300 जो मेरी नीचे जो ऑरेंज लाइन है जहाँ पे निफ्टी आईटी लिखा हुआ है, वो मुझे लगता है वो लेवल्स इसके अभी खुले हुए हैं। 31,300, 31,500 वाले लेवल्स यहाँ पे आपको आते दिखेंगे। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि 33,700 के आसपास के लेवल्स मोटा मोटी आज रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको एक गिरावट आती हुई दिखेगी, जो इसको तकरीबन एक 2200 पॉइंट, 2000 से 2200 पॉइंट नीचे और यहाँ लेके जाएगी इस इंडेक्स को। तो ये वाला फिर ज्यादा कमजोर हुआ ना चार्ट, ये तो मुझे सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा है। हाँ, मतलब मैंने आज के शो के हिसाब से बोला था कि अभी तक जो चार्ट देखे उसमें फार्मा सबसे वीक है। अब ये चारों चार्ट देखने के बाद निफ्टी आईटी पहले भी सबसे वीक था और आज भी सबसे वीक है। जहां पे निफ्टी आईटी लिखा वो वाली लाइन वो साफ बनती हुई दिख रही भैया, वही वहां तक जा सकता है जी। लेकिन अब मैं आपको मौका नहीं दूंगा, अब आपको तेजी बोलनी पड़ेगी। अगले चार्ट में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते जी। ये दीजिए साहब, आपके सामने हमने ऐसा चार्ट पेश कर दिया है, आप बताओ इसमें क्या होना है। सिल्वर, चांदी। जी नीरज जी, देखिए आपको तो मालूम ही है कि लास्ट 3 साल से गोल्ड सिल्वर में हमने तेजी ही बोली है, और आपके शो पे बोला भी था कि भाई 3 साल गोल्ड सिल्वर के हैं। इसको तकरीबन उसको 2-2.5 साल हो गए होंगे। वो कहीं मुझे वो ट्वीट मिलेगी तो मैं उसको शेयर करूंगा। तो उसी लहजे में हमको लगा था गोल्ड में 4-5 हफ्ते का साइडवेज करेक्शन रहेगा, 4-5 महीने का। वो आया, तो वो आया गोल्ड सिल्वर में थोड़ा साइडवेज। उसके बाद अब दोनों ने ब्रेकआउट कर लिया। गोल्ड ने 3500 निकाल दिया और इसने अपना पिछला 36-37 वाला लेवल निकाल लिया। और फिर देखिए एक एक लैंडमार्क ये कैसे पूरा करता गया। पहले उसने 10 साल का हाई मारा, फिर 12 साल 11 साल का हाई मारा, और अब कैसे करते करते आप देखिए जो ऑल टाइम हाईज 2 रखे थे इसने 2011 के, मतलब 2011 में एक हाई था और एक लोअर हाई था। तो उस 2011 के लोअर हाई से भी अब ये निकल गया है। पीछे से एक ब्लू लाइन आ रही है और ये बहुत बढ़िया केस स्टडी है सबके लिए, और देखना चाहिए। आपने भी शायद इस पे एक शो किया हुआ है। सिल्वर की एक तेजी हुई थी 1978 वाला, वो आप देखिए, वो 1970s का एक फेज था जिसमें 78, 79 और आई थिंक 1980 के जनवरी में जाके टॉप बनाया था तकरीबन $41-42 पे। वो हंट ब्रदर्स की रैली थी। हंट ब्रदर्स ने दुनिया का ऑलमोस्ट 30%, 40% सिल्वर कॉर्नर कर लिया था। उनके अपने उस समय रीजंस थे। उन्होंने बोला कि भाई हमको सिल्वर बहुत अच्छा लगता है। जो भी उस समय उन्होंने रिपोर्ट्स लिखी हो या अपना व्यू दिया हो, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 20-30% आई थिंक वर्ल्ड का सिल्वर कॉर्नर कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके वजह से, और फिजिकल डिलीवरी ली थी, और उसके वजह से आप देखिए कि सिल्वर का एक फैंटास्टिक बुल मार्केट रहा था 70s में, जो 1980 में खत्म हुआ। तो आई थिंक इन हफ्तों में और इस महीने में, इन लास्ट 2 हफ्तों में वो 42 का लेवल भी डिसाइसिवली कट गया है। आप अब 46-47 पे पहुंच गए हैं। तो आई थिंक क्लियर कट ये एक बड़ा ब्रेकआउट है, ये एक बड़ी री रेटिंग है। अब बचा आपके पास क्या है? आपके पास बचा वही है तकरीबन, आपके पास हाइज वही 50 वाले बचे हैं अब, जो 2010-11 वाले जो हाइज रहे हैं। तो आई थिंक वो 2011 का सिल्वर का हाई है। 50 का साइकोलॉजिकल मार्क भी है, बहुत बढ़िया राउंड नंबर है 50, और उसके तरफ चलने की तैयारी हो गई है। जब हमने 3-4 हफ्ते पहले इसको पॉडकास्ट में सिल्वर को लिया था तो हमने यही बोला था कि जिस तरह से अब ये निकला है, ये तकरीबन 50 के डायरेक्शन में चल पड़ा है, और अब तो वो जर्नी बहुत करीबी मामला हो गया है। फ्यूचर तो ऑलरेडी 47 के आसपास पहुंच ही गया, 46-50 तो फ्यूचर पहुंच ही रहा है। स्पॉट भी 46 के ऊपर है। आई थिंक यहाँ पे अभी जर्नी और बाकी है। यस, बहुत ओवरबॉट है। यस, अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड नए बचे नहीं है। तो अगर आप यहाँ से कुछ करने जाएंगे लॉन्ग साइड में, तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत पीछे रह गए। तो अब यहाँ से कोई रिस्क रिवॉर्ड आपके पास है नहीं। तो आप डेफिनेटली जो है ट्रेड्स, उनमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करके बने रहेंगे, और इसको देखेंगे कि कहां तक जा रहा है। और अगर कोई करेक्शन मिला तो मे बी री एंट्री की सोचेंगे, बट फिलहाल तो लास्ट 2-3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
यार सरवेन जी, ये जो चार्ट है ना, एक्चुअली मैं एकदम लेमैन की नजर से देख रहा हूँ, तो ये जो बड़ा वाला जयमाला बना है जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें आप देखिए, जैसा पैटर्न इधर देखिए, इधर एक सबसे नोक है तो इधर भी एक वैसी नोक है, जी एक शुरू में इधर वी बना हुआ तो एक उधर भी वी बना हुआ है, फिर एक जी जी। नीचे वी बना तो एक इधर भी नीचे वी बना। ब्यूटीफुल चार्ट है स्टडी करने के लिए। गजब का चार्ट है ये, कि आप इसको सर हम सेम पढ़ाते पैटर्न भी दोनों हैं। साइड में। हाँ। जब पढ़ाते हैं तो देखिए ये क्रिएटिव फील्ड है, थोड़ा आर्टिस्ट। टेक्निकल एनालिसिस इज बोथ आर्ट एंड साइंस। साइंस इसलिए क्योंकि बहुत सारा मैथ्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स सब स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। बट आर्ट भी इसीलिए क्योंकि भाई ब्यूटी तो आपको अपनी आंखों से ही देखनी पड़ेगी, मतलब चार्ट तो आपको आंखों से ही देखना पड़ेगा और उसको आंखों से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट तो आप ऐसे ही समझेंगे, बाकी आप नंबर क्रंचिंग एक्सेल शीट में करिए, एल्गोज में करिए, वो अलग बात है। बट चार्ट का फील तो आपको आंखों से ही लेना है। और ये जो दोनों आपने पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर बताए ना, इनको हम फ्रैक्टल्स बोलते हैं। फ्रैक्टल पैटर्न्स, फ्रैक्टल्स आर पैटर्न्स जो देखने में तो इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट अंडरलाइंग सिमेट्री सेम होती है। जैसे कि आपका एक स्नोफ्लेक होता है, या जैसे हनी बी का बीकॉम्ब होता है, कि वो सारे के सारे हेक्सागन होते हैं, छोटे छोटे हेक्सागन बनते बनते एक बड़ा हेक्सागन बनता है, उस बड़े हेक्सागन से एक और बड़ा हेक्सागन बनता है, और आप अगर देखेंगे तो आपको वो बीहाइव में वो फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से स्नोफ्लेक भी जो होता है, अगर जो एक स्नोफ्लेक को आप माइक्रोस्कोप में देखें तो जो स्नोफ्लेक बड़ा दिखता है उसके छोटे वाले अणु भी उसी उसी डिजाइन के ही होते हैं, एग्जैक्टली हूबहू वही डिजाइन होती है। तो स्टॉक मार्केट भी एक बड़ा फ्रैक्टल है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो हर चार्ट में आपको दिखेगा कि हर स्टॉक या हर कमोडिटी के कुछ पैटर्न्स रेगुलरली रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम अनुपात में। मतलब उनकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है, एक डेली में हो सकता है, एक वीकली में हो सकता है, एक मंथली में हो सकता है, लेकिन देखने में आपको सब सिमिलर लगेंगे, छोटे से बड़े में। तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। बहुत कम लोग उसको समझते हैं, बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं, बट हमने उसमें पूरी स्टडी की हुई है, तो हम चार्ट पे आपको बना के दिखा सकते हैं, हर चार्ट पे, कि उसका फ्रैक्टल क्या है। नहीं, गजब का फॉर्मेशन है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल और, ये जो दो जयमाले हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सा है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन लगती है उसमें, और दूसरा वाला बहुत जल्दी बना है। तो जी इसको ये मान सकते हैं क्या कि जो तीसरा बनेगा वो इससे छोटा बनेगा, मतलब अगर मान लीजिए टॉप आउट होता है तो जी। बहुत जल्दी वहां से घूम जाएगा, और तीसरा जब बनेगा तो और छोटा जयमाला बनेगा, वहां पे टॉप आउट होता हुआ दिखेगा। आप कह सकते हैं कि जब ऊपर के लेवल्स टेस्ट करेगा और वापस एक छोटा करेक्शन करने आएगा, एक छोटी सी जयमाला और बनेगी। बट होता क्या है कि ये धीमे धीमे बुल्स इसको पुश कर रहे हैं, तो करेक्शंस छोटे होते जा रहे हैं। मतलब वो खंड ब्रदर्स वाला करेक्शन बहुत बड़ा था, फिर 2011 के फॉल वाला करेक्शन उससे थोड़ा छोटा बना, अब अगला करेक्शन एक और छोटा बन सकता है, उसके बाद का जो ब्रेकआउट होगा वो एक ब्लोआउट रैली होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर और गोल्ड के, हमने इनिशियली जब 3 साल बोले थे, अब लगता है कि उसमें 12-18 महीने और ऐड होंगे, और जिस तरह से ये चल रहे हैं, आई थिंक इनमें और जान बाकी है, और इनके बहुत बड़े अवधि के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। देखिए सिल्वर ने 1980 का हाई निकाला है, तो आज 45 साल हो गए, 45 साल बाद वो उस हाई को निकाल रहा है। तो ये छोटा रीडिंग नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब ये इवेंचुअली फेल, आपने जैसे बोला कि फेड आउट हो जाएगा या फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, वो अभी कहना मुश्किल है। बट फिलहाल इसकी इसकी मैग्नीट्यूड इसको बता रही है कि कुछ बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का कोई चेंज है, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक या वल्केनो टाइप का भी मूव यहाँ पे आ सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग यार। मतलब सिल्वर में हंट ब्रदर्स तो खैर सटोरिये थे, उन्होंने तो मतलब गलत तरीके से किया तो फटा, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई कोई खबर या कोई सिग्नल नहीं है कि सटोरियाबाजी, यहाँ तो डिमांड के हिसाब से हो रहा है। और 45-40 साल बाद अगर ये पैटर्न बन रहा है तो निश्चित रूप से इसको बहुत गौर से देखना चाहिए। तो कुल मिला के हमने दो सेक्टोरल चार्ट देखा, एक हमने देखा कि सिल्वर क्या है, और मार्केट का बिग पिक्चर देखा हमने। तो सरवेन जी, अब हमें आप ये बताइए कि कुल मिला के जी मूड आपका ये कह रहा है क्या कि बेयर के कब्जे में आ गया मार्केट? बिल्कुल, आई थिंक 70-30 बेयर्स के फेवर में है मार्केट। अगर आप अगर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं एडवेंचरस हो तो 75-25 भी बोल सकते हैं। बट मैं आपको मालूम है थोड़ा मॉडरेट चलता हूँ, धीमे धीमे। हमेशा अगर बड़ी तेजी भी दिख रही है तो भी धीमे धीमे करनी है, बड़ी मंदी भी दिख रही है तो धीमे धीमे करनी, क्योंकि मेरी वो फिलॉसफी है पिज्जा वाली, कि पूरा पिज्जा उठा के सीधा आप मुंह में ठूस नहीं सकते, आपका गाल बाहर निकल जाएगा। तो आपको पिज्जा को 4 पीस 6 पीस करके ही खाना है। आपको कितना भी बड़ा पिज्जा दिखना लगे, आप एकदम से कूद नहीं सकते, और गरम गरम रहेगा और आप पूरा एक मुंह में ठूस लोगे तो वो भी नहीं चलेगा।
तो हल्का सा ठंडा कर करके फूक फूक के खाना है। चीज बहुत उसकी गर्म होती है, पूरा आप मुंह में एक साथ डालेंगे तो जल जाएंगे। कोई भी बड़े, और इसका मतलब है कि कोई भी उल्टा तरफ का काउंटर रैली आई, कुछ बड़ा एक विप्सो आया, तो आपका स्टॉप लॉस या आप उस ट्रेड में से हट भी निकल सकते हैं या हट सकते हैं अगर आपका लेवरेज ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप एक साथ अगर पूरा ट्रेड ठूस लेंगे तो गलत जाने वक्त आपको मार बहुत बड़ी लगेगी। तो बड़ा पिज्जा है तो उसको आराम से थोड़ा ठंडा करके खाएं, उसकी चीज गर्म है, उसको 4-5 टुकड़ों में करें और उसको थोड़ा फूक फूक के और छोटे टुकड़ों में खाएंगे तो हजम भी अच्छा होगा, मजा भी ज्यादा आएगा और वो पिज्जा भी चलेगा लंबा, तो आपको पूरा आनंद लेने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग भी करिए तो आनंद से करिए, आराम आराम से 4 टुकड़ों में करिए, 3 टुकड़ों में करिए, 6 टुकड़ों में करिए। एक साथ पूरा मूव खाने के चक्कर में मत रहिए, होएगा नहीं। अब कोविड जैसा फॉलिंग द नाइफ जिसको बोलते हैं ना कि फॉलिंग नाइफ, वो कोविड जैसा एक ही बार आता है फॉलिंग द नाइफ, कि आपने शॉर्ट किया और 1 महीने में आपके पैसे बन गए। ऐसा होता नहीं नॉर्मल बेयर मार्केट में। नॉर्मल बेयर मार्केट आपको एटलीस्ट 2 से 3 पुल बैक देता है, तो वो पुल बैक भी बीच में आने जरूरी है। इट्स अ हेल्दी मार्केट। गिरा है, थोड़ा पुल बैक आए, फिर गिरे, फिर एक पुल बैक आए, फिर एक गिरे और फिर फाइनल टारगेट्स आए, जो भी जिसके जो भी हो। तो हमारे लिए तो ये है कि भाई धीमे धीमे देखेंगे। फिलहाल हम पहले तो ये देखेंगे कि बेयर्स क्या 24,000 का दायरा तोड़ सकते हैं, 24,300 तोड़ पा रहे हैं तो टोटल कंट्रोल उनके हाथ में होगा। उसके बाद दे कैन टेक इट फॉर अ राइड। उसके बाद तो बेयर्स का टोटल बेयर टेरिटरी होगी 24,000 के नीचे। अभी तो बुल्स के पास फिर भी लॉन्ग टर्म एवरेज का सपोर्ट है, बट 24,000 के नीचे इट विल बी टोटली बेयर टेरिटरी, टोटली बेयर टेरिटरी। आप बेयर्स की टेरिटरी में चले जाएंगे, फिर बेयर्स आपके साथ जो करना चाहेंगे करेंगे। अभी तक तो बुल्स ने किया है, फिर बेयर्स आपके साथ कुछ भी करेंगे। ओके, तो धीरे धीरे मार्केट को समझना चाहिए और वैसे भी जीवन में जो सहजता बहुत रहनी चाहिए। गरम गरम खाओगे तो जलोगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे से आपने चार्ट समझाया। और ये बार बार हम कहते हैं कि सीक्वेंस में अगर आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जितने शो हमने अब तक किए हैं वो उसी सीक्वेंस में किए हैं। अगर आप ये पहली बार शो देख रहे हैं तो सबसे जरूरी काम तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो। उसके बाद सरवेन जी के जितने शो हमने किए हैं इसी तरह के चार्ट पे हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5-2 घंटे लगेंगे, आप सारे देख लोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। फिर अगले हफ्ते वाला चार्ट आप हमसे ज्यादा खुद ही समझने लगोगे। तो इसलिए वीक 1 से देखना है सर, जहां से पॉडकास्ट चालू किया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 ऐसे देखना है। करेक्ट, पहला सर्वेलेंस जो हमने किया तो वहां से देखना शुरू कर दिया तो आपको मजा आ जाएगा। तो खैर देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या है। जैसा भी मार्केट है बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा और हर एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। अगले हफ्ते दशहरा भी है भाई। दशहरे की एडवांस में शुभकामनाएं आप लोगों को, और दशहरा भी मनाइएगा। और उसके बाद फिर हम लोग नहीं अगले हफ्ते, हाँ अगले हफ्ते जो है शायद दशहरा जी, एंजॉय करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी। हम लोग नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। देखते हैं चार्ट का पैटर्न किस तरह से बनता है, जयमाला किस तरह से चेंज होता है, इन सब पे चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।